आज हम पढ़ेंगे बिजनेस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विदेशी व्यापार, आयात निर्यात व्यापार। इसका जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है आयात व्यापार की गतिविधि, यानी विदेश से माल आयात करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में और अब भी आने की संभावना है। दो प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला तो आयात व्यापार की प्रक्रिया, दूसरा माल निर्यात व्यापार की प्रक्रिया। इन दोनों में से एक प्रक्रिया तो अवश्य आती है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है आयात व्यापार की कार्य विधि का वर्णन कीजिए, या आयात व्यापार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या आयात व्यापार को किस प्रकार से संपन्न किया जाता है उसको प्रमुख तौर से हेडिंग वाइज वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह जानेंगे कि आयात व्यापार की प्रक्रिया में होता क्या है। विदेश से माल खरीदने को ही आयात व्यापार कहा जाता है। यदि भारत का कोई व्यापारी अमेरिका से माल मंगाता है, वहाँ के व्यापारी से संपर्क करके अपने देश में माल को आयात करता है यानी मंगाता है, तो उसको हम आयात व्यापार कहेंगे। इतना आसान आयात व्यापार नहीं होता है। इसको करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का वर्णन आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिन वस्तुओं का उत्पादन हम अपने देश में नहीं कर पाते हैं, उन वस्तुओं को विदेशों से मंगाना होता है, और उन वस्तुओं को उपभोग अपने देश में यदि करना है या करवाना है यहाँ की जनता से, तो उस माल को, उस वस्तु को विदेश से ही मंगाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे यहाँ पर प्याज नहीं है, प्याज का उत्पादन बहुत कम हुआ है, जबकि प्याज की डिमांड यानी मांग अपने देश में बहुत ज़्यादा है। इस परिस्थिति में वह उत्पादन जब कम हुआ है तो उस वस्तु को, उस प्याज को विदेश से मंगाना ही पड़ेगा, तभी अपने देश में उस प्रकार की वस्तु का खपत होगा। इसके लिए यहाँ के व्यापारी विदेशों के व्यापारियों से संपर्क करते हैं और उनसे वह प्याज, वह माल आयात करते हैं। इसके लिए आयात व्यापार की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य जो होता है वह होता है विक्रय देश व फर्म का चुनाव, यानी जिस वस्तु को हम आयात करना चाहते हैं उस वस्तु को आयात करने से पूर्व एक आयातकर्ता यानी जो व्यापारी माल मंगाना चाहता है वह यह निर्णय लेगा कि जो वस्तु वह आयात करेगा वह कौन से देश से आयात करेगा, यानी किस देश से मंगाएगा, उस देश की आयात प्रक्रिया क्या है, अर्थात वहाँ से माल मंगाने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या वहाँ से माल मंगाने पर यानी आयात करने पर कोई रोक टोक तो नहीं है। ये पहली हेडिंग है, विक्रय देश व फर्म का चुनाव। दूसरी हेडिंग है व्यापारिक पूछताछ। इसका मतलब होता है जब एक आयातकर्ता को निर्यातक फर्मों एवं देशों की पहचान होती है, यानी वह व्यापारी जिस देश से माल मंगाना चाहता है वहाँ के बारे में उसको जब जान पहचान हो जाती है, उस देश का चुनाव कर लेता है, तो वह आयातकर्ता वहाँ के निर्यातकर्ता से, जो वहाँ से वस्तु यहाँ पर भेजना चाहता है, उससे उस वस्तु के मूल्य के बारे में और उसकी शर्तों के बारे में कि वह अगर हमारे यहाँ माल निर्यात करेगा तो उसको किस प्रकार की शर्तों का पालन करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनको वह आयातकर्ता व्यापारी यानी भारत का व्यापारी अगर माल मंगाना चाहता है, तो अमेरिका से अगर माल मंगाना चाहता है तो अमेरिका के व्यापारी से वह उन तमाम शर्तों का उल्लेख करवाएगा कि आप अपने यहाँ की शर्तें बताइए, कुछ और भी जो भी रुकावटें होती हैं उसको बताइए।
अगर जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होंगी उनका हम यहाँ पर पालन करेंगे, उसकी परमिशन लेंगे, उसके बाद ही फिर वह इस कार्य को आगे बढ़ाता है। व्यापारिक पूछताछ के बाद दूसरा नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वह तीसरे नंबर की है, वह है आयात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति। भारतीय आयात निर्यात अधिनियम 1947 के अनुसार किसी विदेशी वस्तु का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। यानी अगर कोई व्यापारी अपने देश में माल मंगाना चाहता है तो उसको सरकार से परमिशन लेना होगा और यह लाइसेंस के रूप में परमिशन मिलेगा। आयात लाइसेंस का उपयोग बहुत ही अधिक आवश्यक वस्तुओं के क्रय करने के लिए और विदेशी विनिमय का यानी लेन देनों का सदुपयोग करने के लिए किया जाता है। अर्थात अगर सरकार ने लाइसेंस दिया है माल आयात करने के लिए तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार की वस्तु का आयात होना है, क्या उस वस्तु के लेन देन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है या नहीं। सभी संतुष्टि होने के बाद ही उस व्यापारी को माल आयात करने का लाइसेंस मिलता है। आयात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति के बाद अगली हेडिंग आती है मुद्रा की व्यवस्था करना। जब एक आयातकर्ता यानी भारत का अगर व्यापारी माल मंगाना चाहता है तो उसे हम आयातकर्ता ही कहेंगे। उसको आयात लाइसेंस अगर प्राप्त हो जाता है तो वह देश के केंद्रीय बैंक से विदेशी मुद्रा का प्रबंध करता है, क्योंकि जब वह माल विदेश से मंगाएगा तो विदेश के जो लोग हैं, जो विदेश का व्यापारी है, वह अपने देश की मुद्रा में ही भुगतान प्राप्त करना चाहेगा। क्योंकि जब तक आयातकर्ता किसी विदेशी वस्तु का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था नहीं कर लेता है तब तक वह विदेशी वस्तु का आयात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको उस व्यापारी को विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ रुपया चल रहा है तो वहाँ तो डॉलर चल रहा है, तो उसको डॉलर की व्यवस्था देश के केंद्रीय बैंक से ही करनी पड़ेगी। मुद्रा की व्यवस्था करना यह हमारी चौथी हेडिंग थी। इसके बाद अगला हेडिंग है इंडेंट भेजना। जब एक आयातकर्ता को यानी जो व्यापारी माल मंगाना चाहता है उसको विदेशी मुद्रा और लाइसेंस जब प्राप्त हो जाता है तो वह विदेशों से माल मंगवाता है। इसके लिए वह विदेशी ऑर्डर या इंडेंट तैयार करता है। यदि उसको माल एक कंपनी से मंगवाना है तो वह विदेशी ऑर्डर बनवाएगा यानी विदेशी ऑर्डर तैयार करेगा। लेकिन उसको अगर माल सीधे निर्यातक से मंगवाना है तो वह इंडेंट का प्रयोग करेगा। यानी अब ये साफ पता लग जाता है कि माल जो मंगाया जाता है वह दो तरीकों से मंगाया जा सकता है, एक तो कंपनी से और एक सीधे निर्यातक से। कंपनी वही होती है जो माल बनाती है और निर्यातक वो होता है जो कंपनियों से माल इकट्ठा करके वह माल आयात करने वाले व्यापारियों के पास भेजता है। तो यह इंडेंट भी दो भागों में बटा होता है। इसमें दो प्रकार की इंडेंट का जो प्रयोग किया जाता है उसमें एक खुला इंडेंट होता है और एक बंद इंडेंट होता है। खुला इंडेंट और बंद इंडेंट के बारे में इस हेडिंग में बात करेंगे। जो हमारा इंडेंट होता है, जब एक व्यापारी के द्वारा माल का ऑर्डर विदेशी उत्पादक के पास भेजा जाता है तो वह विदेशी ऑर्डर कहलाता है। लेकिन जब यह ऑर्डर उत्पादक के पास न भेजकर सीधे ही निर्यातक के पास यानी निर्यातक एजेंट के पास भेजा जाता है तो उसे इंडेंट के नाम से जाना जाता है। यह इंडेंट दो भागों में बटा होता है। पहला बंद या पूर्ण इंडेंट। इसका मतलब होता है कि जिसमें निर्यात एजेंट को यानी जो आयात करता है वह निर्यातक एजेंट को माल के संबंध में सभी बातों का स्पष्ट उल्लेख कर देता है और निर्यात एजेंट को माल के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। यानी जो बातें उसमें लिखी होती हैं उससे बाहर, उसके दायरे से बाहर, उसकी सीमा से बाहर कार्य करने के लिए वहाँ के एजेंट को नहीं कहा जाता है। यानी जितनी बातें उस इंडेंट में लिखी होती हैं उन्हीं बातों का ही
पालन करना होता है उस एजेंट को, तो इसे बंद इंडेंट या पूर्ण इंडेंट कहा जाता है। दूसरा है खुला या अपूर्ण इंडेंट। इस प्रकार का जो इंडेंट होता है, इसमें निर्यात एजेंट को आयातकर्ता द्वारा माल की किस्म, मात्रा और कीमत को छोड़कर दूसरी बातें जैसे जहाज का कितना, क्या कौन सी जहाज से माल आएगा, माल का क्रय किस उत्पादक से करा जाएगा, माल का बीमा करा जाए या ना करा जाए, इस प्रकार से जितनी भी संबंधित जानकारियां होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में उस एजेंट को, निर्यात एजेंट को आज़ादी दे दी जाती है, उसको उस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको खुला या अपूर्ण इंडेंट कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम है खुला या अपूर्ण, इसी से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर निर्यात एजेंट को काफ़ी हद तक छूट मिल चुकी है। इसके बाद आता है अगली 6ठे नंबर की हेडिंग। यह था इंडेंट भेजने वाली हेडिंग, और अब जो 6ठी वाली हेडिंग पढ़ेंगे 6 नंबर की, इसमें है आयात कर का भुगतान। निकासी प्रतिनिधि के द्वारा माल को कर गृह से छुड़ाने से पूर्व कर का भुगतान करना होता है। कर का भुगतान होने पर ही माल छोड़ा जाता है। इसका मतलब हुआ, अगर कोई व्यापारी अगर अपना माल विदेश से मंगाना चाहता है और वहाँ से जब माल आता है तो वह माल आने के बाद वहाँ पर जब पानी के जहाज़ से ही माल आएगा, जब पानी के जहाज़ से माल आएगा तो माल की डिलीवरी लेने के लिए वहाँ पर जो टैक्स पे करना होता है सरकार को उस माल के बारे में, वह संपूर्ण टैक्स का भुगतान करा जाएगा और आयातकर्ता व्यापारी उस आयात कर को चुकाते समय 3 प्रकार की प्रतिलिपियां तैयार करेगा और एक चालान फार्म भी भरेगा। इस फार्म को प्रवेश बिल कहा जाता है। इसके बाद ही उसे माल की सुपुर्दगी प्राप्त होगी। 7वीं हेडिंग, आयात कर का भुगतान करने के बाद 7वीं हेडिंग का नंबर है डॉक व्यय का भुगतान। इसका मतलब होता है आयात कर के भुगतान के पश्चात डॉक व्यय का भुगतान करना आवश्यक होता है। इसमें एक चालान फार्म 2 प्रतिलिपियों में भरा जाता है। इसकी एक प्रतिलिपि डॉक अधिकारी द्वारा रखी जाती है और दूसरी प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करके एवं मुहर लगाकर निकासी एजेंट को वापस कर दी जाती है। इसका मतलब होता है जब पानी के जहाज से माल आता है तो माल आने के बाद वह माल डॉक पर पहुंचता है। ऐसे ही बंदरगाहों पर पानी वाले जहाज जब आके खड़े होते हैं तो वो डॉक कहलाता है। डॉक का चार्ज देना होता है। जिस व्यापारी का माल आता है वह उस डॉक वाले, जिसका भी डॉक होता है, जिसने उस डॉक को अपने अंडर में अंडरटेक किया होता है, उसको डॉक चार्ज देना होता है। उसके बाद ही उसको माल की सुपुर्दगी प्राप्त होती है। इसके बाद है 8वीं हेडिंग। 7वीं हेडिंग आपने डॉक व्यय का भुगतान पढ़ा। 8वीं हेडिंग आप पढ़ेंगे माल के सुपुर्द होने पर जहाजी बेल्टी का बेचान। इसका मतलब हुआ निकासी प्रतिनिधि द्वारा माल की सुपुर्दगी जहाजी कंपनी से लेने के लिए जहाजी कंपनी को जहाजी बिल्टी का बेचान कर दिया जाता है। जो निकासी प्रतिनिधि होता है वह जिस कंपनी से माल मंगाया जाता है उस प्रतिनिधि से, यानी उस जहाजी कंपनी से जब वह माल प्राप्त करता है और गोदाम में ले जाने के लिए तैयार होता है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में निकासी प्रतिनिधि द्वारा माल की सुपुर्दगी जहाजी कंपनी से लेना होता है। इसके लिए जहाजी कंपनी को जहाजी बिल्टी का बेचान कर दिया जाता है, यानी जहाजी जो बिल होता है माल का, और जो बिल्टी का मतलब क्या है, जिसके बारे में, माल के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है और वह जहाज के कप्तान को देता है। जहाज का कप्तान उन तमाम बिल्टी से ही अपने माल का मिलान कर लेता है। उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि जो ये निकासी प्रतिनिधि है, ये जो बिल्टी दे रहा है, इसमें लिखे हुए माल हमारे द्वारा लाए गए माल के विवरण से मेल खा रहा है, और फिर वह उस माल को उतारने की परमिशन दे देता है।
इसके बाद माल के सुपुर्द होने पर जहाजी बिल्टी का पहचान, यह हेडिंग है 8वीं। इसके बाद है माल को प्रमाणित गोदाम में रखना। जब माल मंगा लिया जाता है तो उसको रखने के लिए एक उपयुक्त गोदाम का होना बहुत ज़रूरी है। माल के पुनर्निर्यात के लिए जब माल पर आयात कर का भुगतान न किया गया हो तो माल के विक्रय या आयात कर के भुगतान तक माल को प्रमाणित गोदाम में रखा जाता है। कभी कभी आयातकर्ता व्यापारी आयात कर का भुगतान नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में माल के पुनर्निर्यात के लिए या जब माल पर आयात कर का भुगतान न किया गया हो तो ये ऐसी परिस्थिति होती है कि माल का जो टैक्स लगा हुआ है, जो कर लगा हुआ है, उसका भुगतान आयातकर्ता के व्यापारी द्वारा नहीं हो पाया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयातकर्ता व्यापारी जिस माल को मंगाया है उसको दोबारा से किसी दूसरे देश में और महंगे दाम पर बेचना चाहता है, तो वह ज़रूरी है कि माल भेजने से पहले उसको किसी गोदाम में सुरक्षित रखवा दे। इसके लिए उसको माल को विक्रय या आयात कर के भुगतान तक माल को प्रमाणित गोदाम में रखना ही पड़ता है, जिससे वह सुरक्षित रहे और दोबारा भेजने लायक बना रहे। इसलिए माल को प्रमाणित गोदामों में रखा जाता है। माल को क्रेता को भेजना, ये अगली और 10वीं हेडिंग है। जहाज या किसी अन्य परिवहन के माध्यम से माल की सुपुर्दगी तो हो जाती है, इसके बाद इस माल को रेल या ट्रक द्वारा आयातकर्ता के पास भेज दिया जाता है और आयातकर्ता इस विषय में सूचित कर दिया जाता है आयातकर्ता को कि आपका माल आ चुका है और आप इसको अब ले जा सकते हैं। क्योंकि जो आयातकर्ता व्यापारी होता है उसका माल कब विदेश से किस जहाज से आ रहा है और कितनी तारीख को आ रहा है, इसकी जानकारी उसको भेजना जरूरी होता है, जिससे वह माल को आसानी से छुड़ा ले। ज़्यादातर तो जो आयातकर्ता वाले व्यापारी होते हैं उनके एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, सारा काम वही लोग करते हैं और उनको एक निश्चित दर पे कमीशन, या कुछ लोग तो सैलरी बेस भी अपने कमीशन एजेंटों को अपॉइंट कर देते हैं परमानेंट, जो इसी काम में लगे होते हैं। जब व्यापारी का माल आ जाता है तो व्यापारी को उसको रेल के द्वारा या ट्रक के द्वारा किसी भी माध्यम से उसके पास भेज दिया जाता है। इसके बाद जब रेल से माल जाएगा तो व्यापारी उस रेल से माल को छुड़ा लेगा। यानी 11वीं हेडिंग है रेल से माल को छुड़ाना। जब माल बंदरगाह, स्टेशन, ट्रांसपोर्ट पर आ जाता है तो आयातकर्ता अपने माल को छुड़ा लेता है और किसी वाहन की सहायता से अपने गोदाम में, अपने पर्सनल गोदाम में ले जाता है। इस प्रकार से विदेशों से माल आयात करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब हम बात करेंगे निर्यात व्यापार की कार्यविधि के बारे में। जिस प्रकार से आयात व्यापार की कार्यविधि को संपन्न किया गया है, ठीक उसी प्रकार से आयात व्यापार और निर्यात व्यापार दोनों में सामंजस्य बनाकर निर्यात व्यापार को भी संपन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। तो निर्यात व्यापार की कार्यविधि का मतलब होता है विदेशों में माल भेजना। जब हम अपने देश में माल अधिक बना लेते हैं, यानी इतना निर्माण कर लेते हैं या इतना उत्पादन हो जाता है कि हम अपने देश में तो उसका उपभोग करा ही रहे हैं, अब वह अधिक मात्रा में अगर उपलब्ध है तो उसको हम विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो विदेशों में माल विक्रय करने की प्रक्रिया निर्यात व्यापार कहलाती है। जो देश अपने निर्यात व्यापार को संपन्न रखेगा वह देश आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न कहा जाता है, क्योंकि विदेशी व्यापार करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से इस व्यापार में चार्टर पार्टी का प्रयोग होता है। निर्यात व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसमें आप अलग अलग प्रकार की हेडिंग से निर्यात व्यापार की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचना देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जब निर्यात व्यापार के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया का प्रारंभ है उसकी शुरुआत होती है पूछताछ करना व निर्ख भेजना। यह इसकी पहली हेडिंग है। इसमें आयातकर्ता वस्तु की गुणवत्ता, यानी जो व्यापारी
आयात करना चाहता है माल को, वह वस्तु की गुणवत्ता के बारे में, मूल्य के बारे में, माल के निर्यात संबंधी शर्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्यातकर्ता को पूछताछ पत्र भेजता है। निर्यातकर्ता जो निर्यात करता है वह निर्ख पत्र के रूप में पूछताछ पत्र का उत्तर देता है, जिसे प्रारूप बीजक कहा जाता है। यदि भारत का व्यापारी अमेरिका के व्यापारी को माल भेजना चाहता है तो अमेरिका का जो व्यापारी है वह भारत के व्यापारी से कुछ माल की क्वालिटी के बारे में, माल के किस्मों के बारे में, माल की शर्तों के बारे में, मूल्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से भारत का जो व्यापारी निर्यात करना चाहता है वह उसके द्वारा पूछे गए पत्रों का, यानी जो वह सवाल पूछ रहा है उस पूछताछ का उत्तर देता है, उसे प्रारूप बीजक कहा जाता है। अब बात करेंगे ऑर्डर या इंडेंट की प्राप्ति, ये दूसरी हेडिंग है। आयातकर्ता से पूछताछ के उत्तर के बाद ऑर्डर या इंडेंट प्राप्त होता है, यानी किस प्रकार का माल मंगाया जा रहा है, उस माल की क्या शर्तें हैं। अब इंडेंट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, खुला इंडेंट और बंद इंडेंट क्या है, ये आयात व्यापार की कार्यविधि में आपने आसानी से समझ लिया था। जब इंडेंट की प्राप्ति हो जाती है तो तीसरी हेडिंग आती है और जिसका नाम है साख पत्र एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। इसका मतलब होता है जो निर्यात करता है उसको आयातकर्ता से अपने पैसे भी लेने हैं। इसके लिए वह यह जानने की जरूर कोशिश करता है कि जो व्यापारी माल को अमेरिका में मंगाना चाहता है और भारत निर्यात करना चाहता है, भारत का व्यापारी, तो क्या अमेरिका का व्यापारी अपने भुगतान को यहाँ के व्यापारी को कर पाएगा या नहीं, आखिर उसकी क्षमता इस प्रकार की है भुगतान करने की या नहीं। यदि उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है तो वह साख पत्र भेजता है और ये साख पत्र इस बात का संकेत होता है कि जो आयातकर्ता व्यापारी है अगर उसकी साख अच्छी होगी, अगर वह चारों तरफ बहुत मशहूर होगा, जानकार होगा, उसे सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहचानते होंगे, वह नामी गिरामी व्यक्ति होगा, नामी गिरामी व्यापारी होगा, तो इसका मतलब है कि निर्यात करने वाले भारत के व्यापारी का पैसा नहीं डूबेगा, उसका भुगतान आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग होती है निर्यात अनुज्ञा पत्र। जब भारत का व्यापारी अमेरिका के व्यापारी को माल निर्यात करना चाहता है तो उसको भारत के निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार व नई दिल्ली से इंडेंट की प्राप्ति के पश्चात एक अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है, यानी उसको एक लाइसेंस लेना होता है जिससे वह विदेशों में अपने देश से माल आसानी से निर्यात कर सके। निर्यात अनुज्ञा पत्र, ये चौथी हेडिंग थी। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है वो है माल का एकत्रीकरण, पैकिंग तथा चिन्हित करना। जब माल के निर्यात करने के बारे में निर्यात करने वाले व्यापारी को लाइसेंस मिल जाता है तो वह माल को इकट्ठा करता है। जिस प्रकार से उसको इंडेंट मिला हुआ है आयात करने वाले व्यापारी से, यानी अमेरिका के व्यापारी से, उस इंडेंट के अनुसार ही वह माल को इकट्ठा करता है और उसके बाद उसकी पैकिंग करता है, उस पर मार्किंग करता है, उसको चिन्हित करता है, ये किस प्रकार का माल है, ये तमाम बातें उसमें पैकिंग पर लिख दिया जाता है। इस प्रकार से वह माल को एकत्र करता है, पैकिंग करता है और चिन्हित करता है। अगली हेडिंग है प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं उसे माल भेजना। आदेशित माल की पैकिंग और चिन्हित होने के बाद माल को बंदरगाह तक भेजने के लिए एक प्रेषक प्रतिनिधियों की नियुक्ति निर्यातकर्ता व्यापारी द्वारा की जाती है, क्योंकि वह प्रेषक प्रतिनिधि जो होता है, जो एजेंट होता है, उसे कमीशन दिया जाता है और वह माल को सही सलामत भेजने के लिए तैयार होता है, क्योंकि माल अकेला व्यापारी तो भेज नहीं सकता, उसको एक कमीशन एजेंट की जरूर आवश्यकता पड़ती है।
इस प्रकार से प्रेषक प्रतिनिधि यानी एजेंट की नियुक्ति होती है और उसके द्वारा माल भेजने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, उसको आदेशित किया जाता है और उससे एक प्रकार से मतलब हम काम करवाते हैं। यानी व्यापारी अपने एजेंट से माल को विदेशों में भेजने के लिए कार्य करने के लिए कहता है और इसके लिए वह एजेंट, वह प्रतिनिधि कुछ न कुछ कमीशन जरूर लेता है। इसके बाद अगली हेडिंग है जहाज लदान एवं निरीक्षण। इससे पहले की जो हेडिंग थी वह थी प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं उसे माल भेजना। जहाज लदान निरीक्षण, ये अगली हेडिंग है 7वीं। निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। इसमें माल की अच्छी गुणवत्ता का उल्लेख होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम विदेशों में माल भेजते हैं तो उस माल की क्वालिटी चेक की जाती है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि निर्यात करने वाला व्यापारी जिस माल को विदेशों में भेज रहा है वहाँ से अगर कोई शिकायतें आ जाए, कोई भी शिकायत अगर आती है तो इससे विदेशी रिश्ते खराब होने की संभावना होती है और उस व्यापारी को भी अपने द्वारा निर्यात किए गए माल का भुगतान प्राप्त होने में भी दिक्कत आने की संभावना रहती है। जहाज लदान निरीक्षण होने के बाद उत्पादन शुल्क की निकासी, ये 8वीं हेडिंग है। उत्पादन शुल्क की निकासी, निर्यात योग्य उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन शुल्क का भुगतान किया जाता है। जिन वस्तुओं को विदेशों में भेजना होता है उन पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है और उनका भुगतान सरकार को करना होता है। अगर उस वस्तु पर किसी प्रकार से सरकार द्वारा अगर छूट प्रदान की जाती है तो वह आसानी से माल को भेज सकता है। कुछ वस्तुओं को छूट के दायरे में रखा गया है, यानी उन पर शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता है। किन वस्तुओं पर शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा यह माल भेजने वाले व्यापारी द्वारा निश्चित किया जा सकता है, जिसके बारे में अंतिम निर्णय सरकार का होता है। इसके बाद आता है डाक चालान भरना। डाक चालान माल को बंदरगाह पर डॉक से बाहर लाने के लिए निकासी प्रतिनिधि द्वारा जो चालान भरा जाता है उसे डॉक चालान कहते हैं। डॉक चालान यानी जब जिस डॉक पर, जिस बंदरगाह के पास पानी वाला जहाज आएगा वहाँ पर अगर माल लगाना है, माल लादना है जहाज पर, तो पहले डॉक पे ही लाना होगा। अब डॉक पर अगर आप लाते हैं, किसी की ज़मीन का, किसी की जगह का इस्तेमाल करते हैं तो वह व्यक्ति उस जगह का किराया जरूर लेगा, क्योंकि उसकी जगह पर वह माल रखा जाएगा, उसके बाद ही जहाज में लादा जाएगा। इसके लिए डॉक चालान माल को बंदरगाह पर डॉक से बाहर लाने के लिए निकासी प्रतिनिधि द्वारा एक फार्म भरा जाएगा जिसे चालान फार्म बोलते हैं, उसे डॉक चालान भी कहा जाता है। इसके बाद 10वीं हेडिंग है सामुद्रिक बीमा। डॉक चालान भरने के बाद सामुद्रिक बीमा, ये 10वीं हेडिंग है। विदेशी व्यापार में वस्तु को दूर दराज भेजा जाता है जिसके लिए जल मार्ग का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि वो हवाई जहाज़ से भी माल भेज सकते हैं, लेकिन जो माल अधिक होता है वह पानी वाले जहाज़ से ही जल मार्ग का प्रयोग करके ही भेजा जा सकता है। किंतु जल मार्ग में बहुत से खतरे होते हैं। इन खतरों से बचने के लिए माल का सामुद्रिक बीमा कराना बहुत ज़रूरी होता है। यदि माल रास्ते में नष्ट हो गया, जहाज डूब गया, माल बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी कीमत का नष्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए निर्यातक व्यापारी माल का बीमा भी करवा देता है। इससे यदि माल में किसी प्रकार का जोखिम होता है या जहाज डूबता है या माल नष्ट होता है तो बीमा कंपनियां उस माल का हर्जाना, उस माल की क्षतिपूर्ति आसानी से कर सकती हैं। इस प्रकार से माल विदेशों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर 10 हेडिंग में यह जो है निर्यात व्यापार की कार्यविधि पूर्ण हुई है। यह ऑडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन यह ऑडियो आपके लिए कितना लाभदायक
साबित होगा, आप इससे कितना सीख पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, यह निर्भर करता है आपके कंसंट्रेशन पर कि आप इस ऑडियो पर कितना ध्यान दे रहे हैं। यदि आप अच्छा ध्यान देंगे तो आप इसके तमाम हेडिंग को समझ जाएंगे। बेहतर होगा कि इसकी हेडिंग को आप 2-3 बार सुने। इस ऑडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको, जब आप सुनेंगे तो आप इसकी ऑडियो के हिसाब से ही अपने मन मस्तिष्क में यह मान लीजिएगा कि आप ही निर्यात करने वाले व्यापारी हैं। अगर आप आयात व्यापार की कार्यविधि समझ रहे हैं तो अपने मन मस्तिष्क में यह जरूर धारण कर लें कि आप ही आयात करने वाले व्यापारी हैं और आपके दोस्त लोग एजेंट हैं और आपका एक मित्र विदेश में है, वह माल को मंगाना चाहता है। अगर आप अपने में ही निर्यातक और आयातक बन जाएंगे तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि आप रटने के उद्देश्य से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसी छवि अपने मन मस्तिष्क में बना लें जिससे आपको निर्यात व्यापार की कार्यविधि, आयात व्यापार की कार्यविधि आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे। आप भी अपने विचार अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक बात आपसे मैं बहुत इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा, वह यह कि हर प्रकार का स्टूडेंट इस वक्त अपने परीक्षा से बहुत ज़्यादा, परीक्षा के नज़दीक है, परीक्षा बिल्कुल हमारे समझ लीजिए कि होने ही वाली है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अधिक तेज़ गति से वाहन न चलाएं, अपने मित्रों से, अपने शत्रुओं से बच कर रहें। मित्रों से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप मित्रों से हमेशा दूर रहें। मित्रों से बचने का मतलब है कि झूठी मूठी भी लड़ाई झगड़े ना करें। कभी कभी क्या होता है कि आपस में भी हल्का फुल्का नोक झोंक हो जाती है, तू मैं हो जाती है और फिर उसके द्वारा हम अपने आप को टेंशन में ले लेते हैं और टेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो याद नहीं होता है, बार बार मन में यही आता है यार उसके साथ हमने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, आज हम एक दूसरे से बोलते। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तेज़ गति से वाहन मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्टंटबाजी बहुत करते हैं। इन दिनों आप स्टंटबाजी से दूर रहें, तेज़ गति से वाहन बिल्कुल ना चलाएं क्योंकि अगर आपके हाथ पैर या कहीं भी चोट चपेट लग जाएगी तो आप परीक्षा देने लायक नहीं रहेंगे। अगर परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो आपका पूरे साल पढ़ा हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा, माँ बाप के सपने भी अधूरे रह जाएंगे। मैं सभी बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने पर भी ध्यान दीजिए, साथ में अपने पेरेंट्स पर भी ध्यान दीजिए जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे सपने संजोए हैं। उनके भी विचार भी आप समझिए, उनकी भावनाओं को भी आप ध्यान से सोचिए, समझिए। हर प्रकार का स्टूडेंट एक सपना लेकर ही धरती पर पैदा हुआ है। अगर वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है, और माँ बाप भी कुछ न कुछ सपना अपने औलाद के लिए देखते हैं, अगर वो बच्चे उनके सपनों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनके खून पसीने की कमाई का हिस्सा जो आप पर लुटाया जा रहा है, आप पर खर्च किया जा रहा है, वह उनके आशा के अनुकूल नहीं होता है तो उनको भी बहुत दुख होता है। परंतु माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो अपने दुख को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कह पाते हैं। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि उनको दुखी ना करें और मेहनत से पढ़ें और उनको उनकी इच्छा अनुसार परिणाम दें। वह रिजल्ट जब आपका आएगा और वह सफलता का रिजल्ट होगा तो उनके चेहरे पर खुशी बहुत अधिक देखने को मिलेगी और वह खुशी का क्षण बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी।